दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, जिसका भी बिहार पुलिस का एग्जाम है उसके लिए जो हम लोग 5000 का सिलेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लाए थे, आज हम लोग इसमें छठा सीरीज को देखेंगे। इससे पहले हमने 5 सीरीज आपको करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। और दोस्तों, ये रिवीजन सीरीज में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी के क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। और इससे हम वादा कर सकते हैं कि आपको 2-3 प्रश्न आपको प्रत्येक क्वेश्चन से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आज का बता देना चाहते हैं कि आज शाम में दोस्तों आपका जो शाम में 8 बजे आपका टोटल अनुच्छेद आने वाला है। 1 से लेकर 395 तक जितने भी अनुच्छेद हैं, टोटल अनुच्छेद आपके बीच शाम 8 बजे आ जाएगा। तो वो भी देख लीजिएगा, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन अभी आपको पॉलिटी में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो आज का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थकर बना। यानी कि बोल रहा था कि पार्श्वनाथ के यहाँ पर पूछा गया है। तो याद रखिएगा, पार्श्वनाथ का जन्म दोस्तों बनारस में हुआ था और अश्वसेन का पुत्र था। ये भी चीज़ एकदम आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर से जैन धर्म आता है। क्या दोस्तों? जैन धर्म आता है। तो पार्श्वनाथ दोस्तों आपको याद रखेगा 23वां तीर्थकर था। क्या दोस्तों? 23वां तीर्थकर था। और इसका पहचान चिन्ह अगर आपको पूछना होगा तो ये याद रखिएगा, सर्प होता है। क्या दोस्तों? सर्प होता है, यानी कि इसको सांप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये पार्श्वनाथ के बारे में हो गया। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ से जैन धर्म के बारे में आप लोग समझिए, क्योंकि जैन धर्म से आए दिनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म के दोस्तों संस्थापक कौन थे? तो याद रखेगा, ये दोस्तों हो जाएंगे ऋषभ देव। कौन हो जाएंगे दोस्तों? ऋषभ देव हो जाएंगे। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा, ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थकर हुए। तो यह भी चीज ध्यान रखेगा। और इसका पहचान चिन्ह था दोस्तों वृषभ। क्या दोस्तों? वृषभ था। तो यह भी चीज ध्यान रखेगा, यानी कि इसको बैल भी बोल सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करिएगा इनका दोस्तों, जो याद रखेगा वास्तविक संस्थापक की हम लोग बात करेंगे। तो वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे दोस्तों, वास्तविक संस्थापक इसमें कौन हो जाएगा? तो याद रखेगा महावीर स्वामी। कौन दोस्तों? महावीर स्वामी हो जाएगा। तो यह भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। और महावीर स्वामी दोस्तों 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर हुए। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ से जैन धर्म के बारे में कम से कम इतना पता आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? देखिए भीमबेटका दोस्तों कहाँ पर है? याद रखेगा मध्य प्रदेश के रायसीने जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो मध्य प्रदेश के रायसीने जिले में ये स्थित है। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। और ये इसका पहाड़ी अगर पूछेगा तो ये याद रखेगा बिंद पहाड़ी के चारों तरफ घिरे हुए हैं। किसके दोस्तों? बिंद पहाड़ी के चारों तरफ से ये घिरे हुए हैं। तो ये भी चीज एकदम ध्यान देनी है। ठीक है, बिंद पर्वतमाला से ये घिरे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों याद रखेगा इनका खोज जो किया था, याद रखेगा उनका नाम था दोस्तों डॉक्टर विष्णुधर। क्या दोस्तों? डॉक्टर विष्णुधर था। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा, डॉक्टर विष्णुधर ने खोज किया था। और इनका खोज 1957 में किया था। तो यहाँ पर से देख लीजिए 1957-58 है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल राइट है। और भीमबेटका को दोस्तों 2003 ईस्वी में जो है, याद रखेगा आप लोग, इसको जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया था। तो यहाँ पर से आए दिनों ये सब प्रश्न, इससे अब बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो चीन के किस यात्री ने गुप्त काल के समय दोस्तों भ्रमण किया था? तो याद रखेगा गुप्त काल का एक शासक हुआ करता था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही कौन आए थे दोस्तों? तो याद रखेगा ये चीन के आए थे फयान। कौन दोस्तों? फयान आए थे। और इसने याद रखेगा बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा का ग्रहण किया था और उनके बारे में ये अपना जानकारी प्राप्त किए थे। तो यहाँ से ये चीज भी एकदम आपको ध्यान रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। और ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है को दोस्तों, क्योंकि जितने भी दोस्तों बाहर से अंग्रेज आए हुए हैं, तो यानी कि याद रखेगा मुस्लिम शासक लड़ने के लिए, वो सभी यही है। इनका जो है कार्यकाल आपको हमेशा पता रहना चाहिए, तब आप क्वेश्चन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छा से आप इसको बना के आ जाइएगा मेडिवल हिस्ट्री में। देखिए यहाँ पर है दोस्तों सबसे पहले महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों कब आए थे? तो आपको यहाँ पर से याद रखना चाहिए 998 में आए थे। 998 से 1030 तक ये रहे थे। ठीक है, तो ये भी चीज़ हो गया। मोहम्मद गौरी की बात करेगा तो ये दोस्तों कब आए थे? तो 1073 से, सॉरी 1173 से आए थे दोस्तों। 1173 से लेकर 1206 ईस्वी तक रहे थे। और उनके बाद याद रखेगा चंगेज खां आया था, तो 1206 से लगभग ये कितना तक रहे थे? 1227 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और उसके बाद तैमूर तो बहुत बाद में आया था। तो ये याद रखेगा 1370 के लगभग करीब आया था। 1370 से 1405 लगभग करीब रहा था, 1400 तक। तो यहाँ पर से इसको मिलाना, सबसे पहले 1 हो जाएगा, यानी 2। 2 के बाद कौन हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। 2 4 3 1, 2 4 3 1 देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर से दोस्तों ये कार्यकाल आपको एकदम याद रखनी चाहिए, क्योंकि आए दिनों प्रश्न आपको अगर टफ दरोगा में जाना है तो वहाँ पर ये सब क्वेश्चन को एकदम देख के जाना चाहिएगा। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। और दोस्तों आज जो शाम का आपका आने वाला 1 से लेकर 395 तक आर्टिकल, इसमें दोस्तों आपको पूरा पॉलिटी को हम समाप्त कर देंगे अनुच्छेद के माध्यम से और पूरे समझाते हुए हम लोग क्लियर करेंगे। थोड़ा लंबा समय होगा, लंबा क्लास चलेगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपका पूरा पॉलिटी एकदम रिवाइज हो जाएगा। तो ये हम इसको आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर एक भी बार आप पॉलिटी नहीं पढ़े तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जब पढ़ाएंगे तो आप पूरी तरह से समझिएगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था। देखिए दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और याद रखिएगा दोस्तों ये किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दिल्ली का सुल्तान था दोस्तों, याद रखिएगा इब्राहिम लोदी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसमें कि याद रखिएगा बाबर का विजय होता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। जहाँ से लोदी वंश का स्थापत खत्म होता है और बाबर वंश ने याद रखिएगा मुगल वंश को स्थापित किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर है, हरियाणा में है। पानीपत कहाँ पर है दोस्तों, हरियाणा में। तो हरियाणा में ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद के चार मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए हैदराबाद का स्थापना दोस्तों 1591 ईस्वी में, हैदराबाद के चार मीनार का स्थापना 1591 ईस्वी में दोस्तों किसने किया था, तो याद रखिएगा कुली कुतुब शाह ने किया था। किसने दोस्तों, कुली कुतुब शाह ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और याद रखिएगा हैदराबाद दोस्तों मूसी शहर के किनारे हैं और ये जो अभी हैदराबाद है ये तेलंगाना में स्थित है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। तो देखिए यहाँ पर से बोल रहा है कि गलत है। देखिए यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है, ये बिल्कुल ठीक है। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों तथा मेहराब की दीर्घा को सहारा देते थे, ये गलत आपका हो जाएगा। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों से इनको कोई लेना देना नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया था कि अमेरिका का खोज किसने किया था। ठीक है, ये आपका बिहार पुलिस में एग्जाम पूछ लिया है। मैं भी हो सकता है कि अब यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है उससे क्वेश्चन, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लिया। देखिए आना तो चाहता था दोस्तों भारत, लेकिन याद रखिएगा वो जो है अंटार्कटिक महासागर में चल जाते हैं और वो अमेरिका का खोज कर देते हैं और अमेरिका का नाम को देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा रेड इंडियन। इसको लगा कि ये इंडियन ही है, इसीलिए इनको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। और वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज किया था और 1492 ईस्वी में इनका खोज किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए दोस्तों वास्को डी गामा, इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वास्को डी गामा दोस्तों भारत कब आया था, तो ये एग्जाम में पूछ लिया है। 1498 ईस्वी को भारत आया था। और याद रखिएगा 1498 ईस्वी में जो भारत आया था ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर आए थे और वहाँ पर इनका स्वागत किसने किया था, तो याद रखिएगा राजा हुआ करता था जमोरिन। कौन दोस्तों, जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिए। जमोरिन दोस्तों राजा नहीं हुआ करता था, राजा का एक दोस्तों याद रखिएगा मतलब कि उपाधि था, उन्हीं का नाम था जमोरिन। जमोरिन कोई राजा का शासक का नाम नहीं था, उपाधि था जमोरिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ के विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था। देखिए उस समय मुगल सम्राट दोस्तों कौन था, तो आपको पता है 1857 का जब दोस्तों विद्रोह हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये अकबर द्वितीय का पुत्र था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाद में दोस्तों इनको जो है हुमायूं के मकबरा से पकड़कर इसको जो है रंगून भेज दिया जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से 1857 का सैन्य नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से ये भी पूछा जाता है कि 10 मई 1857 को जब 1857 का भारत में विद्रोह हो रहा था उस समय दोस्तों ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। तो ब्रिटेन का पीएम उस समय दोस्तों कौन हो जाएगा, पामस्टन हो जाएगा। कौन उस दोस्तों हो जाएगा, पामस्टन। तो यहाँ से ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देके हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यहाँ पर से थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ से आए दिनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष दोस्तों कौन सा, याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है दोस्तों। और ये कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इनका स्थापना होता है। और इनका स्थापना किसने करता है, तो ये याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम ने करता है। किसने दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम ने करता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन 1885 में जो इसका बंबई में अधिवेशन होता है उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा होता है दोस्तों, बमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम लोग डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर बोला गया दोस्तों कि इनका जो है पहला मुस्लिम शासक कौन था, मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो है 1887 का अधिवेशन करते हैं और ये कहाँ पर करते हैं दोस्तों, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा मद्रास में। कहाँ पर दोस्तों, मद्रास में करते हैं। तो ये सब चीज़ एकदम आपको जानकारी रहना चाहिए, यहाँ से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सही कथन का चयन कीजिए। निवेश गुणांक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, यही आपका सही हो जाएगा। निवेश गुणांक जो है एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। अब निवेश गुणांक क्या होता है दोस्तों, कि जितना हमने निवेश किया, जितना हमने मान के चलिए कि 20 रुपया में कोई खरीदे और हमको 30 रुपया प्रॉफिट हुआ, यानी कि आय जो है आपको व्यय से अधिक प्राप्त हुआ, तभी आप बोल सकते हैं कि निवेश गुणांक पे एमपीसी के साथ धनात्मक रूप संबंधित होता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है। देखिए एक होता है दोस्तों संगठित क्षेत्र, एक होता है असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र किसको कहते हैं, जिसमें कि सरकार का आधिपत्य हो, यानी कि सरकार के रूपरेखा से चले, वो उसको बोलते हैं संगठित। असंगठित बोलते हैं जिसमें कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, वो अपना किसी मनमौजी से करे, उसमें कोई भी किसी को दिक्कत नहीं हो, उसको बोलते हैं असंगठित क्षेत्र। ये भी चीज ध्यान रखेगा। तो असंगठित क्षेत्र में दोस्तों मजदूरी आते हैं, खेती आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में वरीयता दी गई। देखिए निजी क्षेत्र को दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र में जो वरीयता दी गई थी, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ये जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये दिया गया था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब हुआ था, 1985 से लेकर 90 के बीच चला था। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। पंचवर्षीय योजना दोस्तों किसने लागू किया, तो 1951 में इसका लागू हुआ था। और उस समय दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों याद रखिएगा हेरल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है। किस पे दोस्तों, हेरल्ड डोमल मॉडल पर। और ये आपका पूछ लिया, हो सकता है कि दूसरा आपको पूछे, तो दूसरा याद रखिएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का कार्य हर बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए हमें अंतिम ऋणकर्ता लीडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट कहा जाता है। देखिए आपके एग्जाम में पूछ दिया दोस्तों रिवर्स रेपो रेट किसको कहते हैं। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट किसको कहते हैं, हमने जो है 7 तारीख को जो क्वेश्चन करवाया ओरिजिनल वाला, उसमें आपको हमने टोटल चीज बता दिया था। तो यहाँ पर वही चीज पूछ लिया, ये अब आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दोस्तों समझिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर से दोस्तों आरबीआई का दोस्तों क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका स्थापना दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। कब दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को इनका स्थापना हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसका ये हेडक्वार्टर की बात करिएगा यानी मुख्यालय का, तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों, मुंबई हो जाएगा। क्या दोस्तों, मुंबई हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। उसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों आरबीआई से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। और ये लगता है हमको क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, आरबीआई का दोस्तों बोल सकते हैं कि पहले इसका अध्यक्ष कौन था, यानी गवर्नर कौन था दोस्तों, सबसे पहला गवर्नर इसका हो जाएगा एस बॉन स्मिथ। कौन दोस्तों, एस बॉन स्मिथ हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। वहीं दोस्तों भारतीय गवर्नर की बात करिएगा तो कौन हो जाएगा दोस्तों, भारतीय गवर्नर हो जाएगा आपका कौन, ये भी चीज ध्यान रखिएगा सीडी देशमुख। कौन दोस्तों, सीडी देशमुख। अगर आपको भारतीय लगे तब आपको सीडी देशमुख देना, अगर प्रत्येक पूछे तो एस बॉन स्मिथ होगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। वर्तमान में दोस्तों इसका 25वां गवर्नर अभी कौन है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा 25वें नंबर का है। और वो दोस्तों कौन है, शक्तिकांत दास है। कौन दोस्तों, शक्तिकांत दास है। तो यहां से ये सभी क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। आरबीआई से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेफ्ट और आरटीजीएस के साधन है। देखिए नेफ्ट दोस्तों क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका होता है दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। ठीक है, और इसका होता है आरटीजीएस का दोस्तों होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और ये दोनों दोस्तों एक प्रकार का बोल सकते हैं कि जिस तरह आप फोन पे चलाते हैं, गूगल पे, उसी तरह से, यानी कि मुद्रा को एक जगह से दूसरे जगह भेजना। और ये याद रखिएगा आरबीआई के निगरानी के रूप में रहते हैं, यानी कि आरबीआई इस पर कंट्रोल करते हैं, दूसरा बैंक इस पर नहीं करता। तो ये होता है मुद्रा अंतरण का विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों बिग बैंग जो है ब्रह्मांड थ्योरी पर आधारित था। तो ब्रह्मांड थ्योरी 1927 ईस्वी में दोस्तों ये किसने दिया था, तो याद रखिएगा बेल्जियम के दोस्तों कौन थे, पादरी थे एक, जॉर्ज लेमेत्रे। और इन्हीं ने दोस्तों ब्रह्मांड थ्योरी दिया था और इसी ने जो है बिग बैंग सिद्धांत को आधारित इस पर माना था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको अगर जब पूछे दोस्तों विस्तृत ब्रह्मांड थ्योरी किसने दिया था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। विस्तृत ब्रह्मांड अगर आपको तो उसका नाम हो जाता है दोस्तों एडविन हब्बल। क्या दोस्तों, यहां पर से लिख लेते हैं हम लोग एडविन हब्बल। ठीक है, तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखनी है। तो यहां पर से बिग बैंग थ्योरी पूछे तो जॉर्ज लेमेत्रे, और विस्तृत ब्रह्मांड का थ्योरी पूछे तो वो याद रखेगा एडविन हब्बल। ठीक है, यहां पर से हो गया आपका क्लियर। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। देखिए दोस्तों पृथ्वी का भार नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा भार जो है एक दूसरे पर अलग अलग होता है, लेकिन पृथ्वी का मात्र द्रव्यमान होता है और ये होता है 6 गुना 10⁻24 kg। क्या दोस्तों 6 गुना 10⁻24 kg होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भूकंप वैज्ञानिक विद भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं। यानी कि भूकंप जो है किसके आधार पर नहीं कर सकते हैं, ये आपका जो है माइंड पे भी निर्भर करेगा। ये क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा। पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर इस पे करते हैं दोस्तों। फाल्ट विकार जोन के आधार पर ये भी करते हैं। ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का स्थिति से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। भूकंप को ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप अपने से भी बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो आर्कटिक महासागर को दोस्तों प्रशांत महासागर से कौन जोड़ेगा, तो ये बेरिंग जमलूडर मोड़ेगा, यानी बेरिंग जल संधि इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपके यहाँ से हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच है, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों के साथ होकर गुजरती है। तो सर्वाधिक देशों के साथ होकर गुजरती है दोस्तों डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी याद रखिएगा लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आपका बुल्गारिया हो गया, रोम हो गया, सोमालिया हो गया, ये सब नदी से गुजरती है। और ये याद रखना है, ये अपना जल जो है दोस्तों काला सागर में आकर गिराती है, काला सागर में आकर मिल जाती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, इनका जल आकर कहाँ पर मिलती है, काला सागर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मानक यमोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है। तो मानक यमोत्तर दोस्तों आपको पता होगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, और ये दोस्तों मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए मानक यमोत्तर रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य दोस्तों कौन कौन है, तो इसको याद करने का ट्रिक है मौका। क्या दोस्तों MOCA मौका, मौका मौका याद रखिएगा MOUCA। ठीक है, जैसे एम से हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश, ओ से हो गया उड़ीसा, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़, ए से हो गया आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से ये सब चीज़ एकदम ध्यान रखिए। एक बार और रिकॉल कर देते हैं। एम से हो गया मध्य प्रदेश, ओ से हो गया उड़ीसा, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़, ए से हो गया आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। आए दिनों यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, 3 ऑप्शन दे देगा, एक आपको छांटने के लिए बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है। तो कैलाश पर्वत आपको पता होगा दोस्तों एक ट्रांस हिमालय होता है। ट्रांस हिमालय के पूर्वी भाग में दोस्तों कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत के दोस्तों इधर पश्चिमी भाग वाला एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पश्चिमी भाग वाला में याद रखिएगा तिब्बत के मानसरोवर झील है, तिब्बत के पहाड़ है। और याद रखिएगा दक्षिणी एरिया में दोस्तों क्या है, राकसताल झील है। क्या दोस्तों, राकसताल झील है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहीं दोस्तों जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से कई नदियाँ निकलती है, जैसे आपका हो गया सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये जो थ्रू मानसरोवर से निकलती है। वहीं राकसताल की बात करेगा तो ये दोस्तों यहाँ से क्या निकलती है, तो याद रखिएगा सतलज नदी निकलती है। तो बोल सकते हैं कि ये तिब्बत के क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। डैश नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। तो आपको पता है दोस्तों हीराकुंड बांध जो कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा में। कहाँ पर दोस्तों, उड़ीसा में है। तो याद रखिएगा। और ये दोस्तों किस नदी पर है, महानदी पर। और महानदी आपको पता है दोस्तों इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है, और ये कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ के सिंघावा सरनी से निकलती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये जो चर्चा था दोस्तों ये महानदी को लेकर था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दामोदर घाटी निगम, इसको DVC भी बोलते हैं, यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, का संचालन करता था। तो दामोदर घाटी परियोजना याद रखिएगा भारत की सबसे प्रथम नदी परियोजना था दोस्तों, और ये इसका स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। और याद रखिएगा इसको जो दोस्तों याद रखिएगा बंगाल और जो झारखंड था दोस्तों, इसमें जो बाढ़ आने की उत्पत्ति हो जाती थी उसी पर नियंत्रण करने के लिए इसका स्थापना किया था, और ताप विद्युत केंद्रों पर स्थापित जमाने के लिए इनका प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर से हो जाएगा ताप विद्युत केंद्र को, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और बंगाल का शोक नदी, जिस तरह बिहार का शोक नदी आपको पूछा जाएगा, तो बिहार का शोक नदी कौन होता है दोस्तों, कोसी होता है। कौन दोस्तों, कोसी होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वहीं तरह दोस्तों बंगाल का अगर शोक नदी पूछेगा तो आपका कौन हो जाएगा दोस्तों, दामोदर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, दामोदर नदी हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन है। तो धान की फसल में दोस्तों पाया जाने वाला बार्नयार्ड ग्रास होता है। कौन दोस्तों, बार्नयार्ड ग्रास। तो यहाँ पर इसका जो है वास्तविक नाम बार्नयार्ड ग्रास है, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम होता है वनस्पतिक नाम एक्योनोला क्रुसुगेली। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, धान एक दोस्तों खरीफ फसल है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। देखिए दोस्तों 1925 में जो केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचित सदस्य बोल सकते हैं अध्यक्ष कौन था, तो वो था दोस्तों विट्ठल भाई पटेल। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई थे। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित है, यानी कि 368 से संबंधित है। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि हमने हिस्ट्री का लिया है, पॉलिटी का लिया है, ज्योग्राफी का लिया है, साइंस का लिया है, वर्ल्ड साइंस का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का लिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री का लिया है। सभी को क्वेश्चन इसमें आपको समेटने का प्रयास किया है। इकोनॉमिक्स का दोस्तों बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले लिया, तो इससे आपको ये पता चलेगा। अगर आप डेली ये 5000 सेलेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा तो ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमने तैयार करते हैं। और इसको अगर देख लेते हैं दोस्तों तो आपका एग्जाम में दोस्तों 8 से 10 प्रश्न यूं ही बन जाएगा। ये हम आपको फुल गारंटी देते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और शाम में दोस्तों आज आपका पॉलिटी पूरा हम समाप्त करेंगे, ये आप हमारा पे विश्वास रखिए। देखिए 368 दोस्तों संबंधित किससे आपको याद रखेगा, भाग 20 को जब आप पढ़िएगा दोस्तों, और ये आपका जो है अनुच्छेद पूछ दिया गया है आपके एग्जाम में 11 तारीख को, ठीक है। तो मैं भी फिर से हो सकता है कि पूछ देता है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन अलग से रिपीट भी कर देते हैं। तो भाग 20 में दोस्तों क्या है याद रखिएगा, संवैधानिक संशोधन। क्या दोस्तों, संविधान संशोधन है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और 368 में इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, संविधान में संशोधन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकारों का दोस्तों वर्णन किसमें है दोस्तों, भाग 3 में है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों, अमेरिका से लिया गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार जो है आपका हनन जब होगा तो इसमें दोस्तों आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के द्वारा याद रखिएगा संवैधानिक उपचार आपका किया जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और हाईकोर्ट अगर आप जाना चाहते हैं तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। 226 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ दोस्तों अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक इसके अंतर्गत आते हैं। शाम में आज पॉलिटी पढ़ाएंगे तो वहीं पर आपको ये बढ़िया से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, ये गठन कौन करता है। ये सब दोस्तों रात में बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे डिटेल से। तो निर्वाचक मंडल दोस्तों याद रखिएगा, जब संविधान के अनुच्छेद 54 को आप पढ़िएगा तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की पद्धति दी गई है। यानी कि निर्वाचन मंडल इसमें कौन कौन भाग लेंगे ये भी चीज़ दिया गया है। तो निर्वाचन मंडल में दोस्तों कौन कौन लेते हैं तो याद रखिएगा, जैसे आपका हो गया लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और दोस्तों विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। तो बोल सकते हैं कि संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहां पर हम आपको अच्छे से डिफाइन करके बताएंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए राज्यसभा का गठन दोस्तों कब हुआ था तो याद रखिएगा 1952 को हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा 3 अप्रैल 1952 को इनका गठन होता है। और इसमें याद रखिएगा ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदस्य है, इसीलिए इनका दोस्तों किसी का भी कार्यकाल नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा प्रत्येक 2 वर्ष पे, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पे बोल सकते हैं कि एक तिहाई कार्यकाल का सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो प्रत्येक दूसरे वर्ष के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रति वर्ष नहीं, प्रत्येक दूसरे वर्ष पर, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर से आयु देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर मुख्यमंत्री जब आपको दे दिया तो मुख्यमंत्री हो गया दोस्तों, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, और लोकसभा हो गया और विधानसभा हो गया। ये तीनों चारों दोस्तों याद रखिएगा इनका 25 ईयर होता है, ठीक है। यहाँ बात करेंगे राष्ट्रपति, क्या दोस्तों, राष्ट्रपति करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, और दोस्तों क्या करेंगे, राज्यपाल करेंगे। ये तीनों का दोस्तों होता है 35 ईयर। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। वहीं बात करेंगे राज्यसभा के सदस्य दोस्तों। राज्यसभा का सदस्य जो होता है, उसके बाद विधान परिषद का सदस्य होता है। तो ये सब का देखिए याद रखेगा 30 वर्ष होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। वहीं बात करिएगा दोस्तों, ये जो पंचायती चुनाव होता है, पंचायती चुनाव आपको याद रखना है, ये इसका होता है 21 वर्ष। और वहीं बात करिएगा आपका जो वोट देने का अधिकार है, यानी वोट देने का अधिकार दोस्तों, ये 18 वर्ष है। और ये 18 वर्ष वाला आपके एग्जाम में पूछा है। तो हो सकता है कि पंचायती राज वाला आपका एग्जाम में पूछे, तो 21 वर्ष आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा में संबंधित है। तो लेखाओं की संपरीक्षा में संबंधित है दोस्तों ये 243 का जे। कौन दोस्तों, पंचायतों का लेखा जोखा जो तैयार करता है वो 243 का जे में ये निरूपित किया गया। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। वहीं दोस्तों यहाँ पर है 243 का बीत, याद रखिएगा ग्राम पंचायत का गठन जो होता है उसी को बोलते हैं गठन। यहाँ बात करते हैं ग्राम पंचायत की गठन का। 3 में दोस्तों ग्राम पंचायत की संरचना कैसी होगी इसके बारे में बोला गया। सी में। के में दोस्तों क्या बोला गया, के में आपको ध्यान रखना है
के में दोस्तों जो बोला गया है, हाँ के में बोला गया है कि निर्वाचन पद्धति कैसा होगा, यानी निर्वाचन पंचायत के लिए निर्वाचन होगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा 243 को। एक याद रखिएगा 243 दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, 243 का आई भी पूछा जाता है, ठीक है। या तो 243 का सबसे पहले ए पता रहना चाहिए, इसमें जो है ग्राम सभा के बारे में बताया गया है कि कैसी कैसी संरचना होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण में दोनों देशों के और भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। तो आपको दोस्तों भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा निर्धारण हुआ है, ये दोस्तों भारत बांग्लादेश को कॉरिडोर बोलते हैं हम लोग, और ये 100वां संविधान संशोधन द्वारा 2015 में हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों 101, तो 101 को याद रखिएगा। इसमें जो है दोस्तों याद रखिएगा जीएसटी को लागू किया था, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये आयोजित हुआ कि कल क्वेश्चन हो चुका था, तो याद रखिएगा हरियाणा में होता है दोस्तों। हरियाणा के याद रखिएगा फरीदाबाद जिले में हुआ था। किसमें दोस्तों? फरीदाबाद जिले में हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था कल का, तो उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं। फरीदाबाद में दोस्तों हुआ था, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, और ये 15 दिनों के लिए मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है। देखिए तारपा उत्सव जो दोस्तों मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा दादर और नगर हवेली में मनाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? दादर और नगर हवेली में मनाया जाता है। और तारपा एक प्रकार का बोल सकते हैं कि दोस्तों आदिवासी नृत्य है। क्या दोस्तों? आदिवासी नृत्य है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तारपा जो है नृत्य किससे संबंधित है? आदिवासी से संबंधित है। तो यहाँ से ये चीज़ एकदम बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मथुरी लोक नृत्य इसमें से किसमें राज्य में सम्मिलित है? याद रखिएगा मथुरी जो है दोस्तों ये तेलंगाना में। कहाँ पर है दोस्तों? तेलंगाना में हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। मिजोरम में बोल सकते हैं कि खल्लाम होता है। क्या दोस्तों? खल्लाम होता है। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। गोवा में दोस्तों क्या होता है? गोवा में आपको पता रहनी चाहिए, गोवा में एक होता है दोस्तों फुगड़ी। क्या होता है दोस्तों? फुगड़ी नृत्य वहाँ पर से ज़्यादा संबंधित है, तो फुगड़ी होता है, ठीक है। और झारखंड की बात करेगा तो झारखंड में दोस्तों क्या होता है? याद रखिएगा झारखंड में छऊ नृत्य होता है। छऊ नृत्य बिहार में भी होता है और झारखंड में भी होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस दोस्तों 14 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 14 दिसंबर को मनाते हैं। तो यह भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। 2 अक्टूबर को दोस्तों अहिंसा दिवस यानी महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस, और दोस्तों याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस इन्हीं दिन होता है। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती था? देखिए ये 1275 जिसने 64 पोस्ट का दिया होगा इधर मद निषेध का एग्जाम, उसमें दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों इनका जो स्थापना WTO का हुआ था, ये सबसे पहले याद रखिएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। वहीं दोस्तों याद रखिएगा गेट का निर्माण किया गया था। किसका दोस्तों? गेट का निर्माण इसका होता है दोस्तों व्यापार एवं शुल्क समान करार, तो इनका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों इनका स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा इनका जो मतलब गठन हुआ था 1 जनवरी 1948 को हुआ था। लेकिन यही बात में जाके 1995 में दोस्तों 1995 में इसका नाम क्या हो जाता है? WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ होता है? जनेवा में, जनेवा के स्विट्जरलैंड में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। तो यहाँ पर से देखिए क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया? तो पहली बार दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन याद रखिएगा 1924 के फ्रांस में हुआ था दोस्तों। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका भारत जो अंग बना दोस्तों इसके 40 साल बाद, यानी बोल सकते हैं कि 1964 में। कब दोस्तों? 1964 में इनका भारत सदस्य बनता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज में 6 बार विश्व चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा है? तो ये मैरी कॉम हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? मैरी कॉम हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रति वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि पराक्रम दिवस दोस्तों, पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये भी चीज़ ध्यान रखना चाहिए आपको। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कब दोस्तों? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए जो 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का देखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, इनका जो गुरु मानते थे, ये किसको? आध्यात्मिक गुरु किसको मानते थे? तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद को दोस्तों। किसको? स्वामी विवेकानंद को। तो ये भी चीज़
चीज़ ध्यान रखेगा। और इनका राजनीतिक गुरु जो था, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, तो राजनीतिक गुरु दोस्तों कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास। दोस्तों कौन हो जाएगा, चित्तरंजन दास। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। और याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों एक फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, वो कब किया था, 1939 ईस्वी में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ से इतना चीज़ आपको सुभाष चंद्र के बारे में पता रहना चाहिए। और इनका नारा था दोस्तों, याद रखिएगा क्या था नारा दोस्तों, कि याद रखिएगा दिल्ली चलो। क्या दोस्तों, दिल्ली चलो, इन्हीं का नारा था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये इसका नारा था दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्हीं का नारा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पटाखा किस देश की मुद्रा है। देखिए पटाखा दोस्तों ये किस देश की मुद्रा है, मकाऊ की है। कहाँ की दोस्तों, मकाऊ का है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। पनामो का क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा यूएस डॉलर होता है, यूएसए डॉलर वाला ही यहाँ पर चलता है। लाओस में दोस्तों क्या होता है, लाओस में कई बार एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा कीप होता है। क्या दोस्तों, कीप होता है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और मेक्सिको की बात करिएगा तो यहाँ पर पैसो होता है। क्या होता है दोस्तों, पैसो होता है। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ से मुद्रा से बारे में क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रक। देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक पूछेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट का क्या होता है एसआई मात्रक, विभवांतर होता है। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से दोस्तों हम लोग क्या मापते हैं, आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है। देखिए मुक्त रूप से कौन गिरता है दोस्तों, जिसमें कि घर्षण नहीं होता जहां पर। तो घर्षण यहां पर कहीं नहीं होगा दोस्तों, वातावरण में होगा, समुद्र में होगा, वायु में होगा। निर्वात में कोई प्रकार का घर्षण नहीं होता, इसीलिए यहां पर मुक्त रूप से गिरता है। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, यानी कि परमाणु के बारे में गलत है। देखिए दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, तो यही आपका लग रहा है गलत है दोस्तों, क्योंकि याद रखिएगा सोडियम का परमाणु संख्या अगर निकालिएगा तो ये आपका होता है 11। वहीं बात करिएगा दोस्तों एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का होता है 12। वहीं कार्बन का होता है 6। ये दोस्तों अलग अलग होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इसका 10 पर पावर इनवर्स 10 मीटर क्रम के प्रसारण होते हैं, बिल्कुल ठीक। परमाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। यह तत्व के सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र के पानी में अलवनीकरण के इस्तेमाल। देखिए द्रव जहां पर आ गया दोस्तों, द्रव में क्या हो जाएगा, आसमान विधि होते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पिंच ब्लेड किससे संबंधित है। तो पिंच ब्लेड दोस्तों किसका अयस्क है, तो याद रखेगा यूरेनियम का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, यानी कि मकड़ियों का अध्ययन कौन जाएगा दोस्तों, अर्कनोलॉजी। अर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन होता है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों इसमें जो है याद रखिएगा संस्कृति एवं मानव की संस्कृति एवं सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों साइनोलॉजी है। साइनोलॉजी याद रखिएगा कुत्ता का अध्ययन क्या कहलाता है, साइनोलॉजी कहलाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एपीकल्चर रहता है, तो ये मधुमक्खी पालन होता है। एपियोलॉजी में भी मधुमक्खी का पालन ही होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। चालनी पट्टिका में पाई जाती है। हमने बताया था दोस्तों, एक दोस्तों उत्तक दो प्रकार के होते हैं, रात में ही हमने आपको था, एक जटिल उत्तक, एक बोल सकते हैं कि सरल उत्तक। तो जटिल उत्तक में दोस्तों दो चीज होते हैं, एक होते हैं दोस्तों जाइलम और एक होते हैं दोस्तों फ्लोएम। क्या होता है दोस्तों, फ्लोएम होता है। और ये आपके एग्जाम में पूछ लिया कि जाइलम का क्या कार्य है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में फ्लोएम के बारे में पूछे। तो फ्लोएम और जाइलम दोस्तों दोनों 4 प्रकार के होते हैं। तो फ्लोएम दोस्तों ये क्या होता है, फ्लोएम नली कोशिका, फ्लोएम सहचर कोशिका, फ्लोएम तंतु कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा कोशिका। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और जाइलम भी इसी तरीके से होता है। यहाँ पर उनके दोनों में हो जाता है बहिकाएं और बहिनिकाएं। तो यहाँ पर फ्लोएम में नली चालनी पट्टिका होता है। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। तो चालनी पट्टिकाएं जो दोस्तों होता है, ये नली कोशिका में होता है। तो फ्लोएम के नली कोशिका में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ये थोड़ा दोस्तों 11th क्लास में दिया गया, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर से आपका जो पूछा गया था कि जाइलम जल का खनिज जल तथा खनिज लवणों का संग्रह किसमें होता है, तो ये होता है दोस्तों जाइलम के द्वारा। वहीं बोलेगा दोस्तों पौधों में खाद्य पदार्थों का संचय यानी भोज पदार्थों का संचय किससे होता है, तब आपको फ्लोएम टिक करना। और ये आपके एग्जाम में 100% पूछेगा, ये हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए दोस्तों आज का ये अंतिम सवाल था। तो आपको कैसा लगा आज का सेशन, आपको कमेंट करनी है। और रात में दोस्तों आपका जो 8 बजे आएगा, उसमें दोस्तों हम लोग ताबड़तोड़ पूरे सुफरा साफ कर देंगे पॉलिटिका। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब विदा चाहते हैं। हमारा दोनों का यहीं तक साथ था। मिलते हैं हम लोग शाम के प्रैक्टिस सेट पॉलिटिकी के महामैराथन में। धन्यवाद।